प्यारे साथियों, नमस्कार। आज 15 जून 2017 के इस AFEIAS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 2 एपिसोड से हम लोग अहम ब्रह्मास्मि के मुद्दे पर बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस विषय पर जितना भी संभव हो सके हमें विस्तार से बात करनी चाहिए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मैं इस सिद्धांत पर या इस भाव पर, इस विचार पर विश्वास करता हूं कि हम ब्रह्म हैं, यानी कि ब्रह्म की पूरी संभावनाएं हम में हैं। और सच पूछे तो अभी तक का हमारे पास सफलता का जो इतिहास रहा है वह इस बात को सिद्ध भी करता है, और कोई 1-2 घटनाओं से सिद्ध नहीं करता। बार बार की कई हर युग की हजारों घटनाओं से यह बात सिद्ध होती है कि हम सब में ब्रह्म की संभावनाएं होती हैं, लेकिन बन वही पाता है जो सही तरीके से अपनी उन संभावनाओं को मटेरियलाइज करने के लिए, सार्थक रूप देने के लिए प्रकृति ने उसे जो औजार दिए हैं, उपकरण दिए हैं, उनका वह उपयोग करे। आइंस्टीन को देखिए आप, बचपन में उन्हें कुछ नहीं आता था, मतलब मूर्ख बालक कहा जाता था। थॉमस अल्वा एडिसन के साथ यही था। महात्मा गांधी को तो आप देखें कि 3rd डिविजनर ही स्टूडेंट थे वो। उनकी हैंडराइटिंग बहुत खराब होती थी, वकालत तक उनकी नहीं चलती थी, और बाद में हालत क्या हो गई कि वो हमारे आधुनिक एक तरह से विचारकों में माने जाते हैं, और जो न्यायालय में खड़े होकर के जिरह नहीं कर पाते थे, बाद में जब वही बोल रहे हैं तो पूरी दुनिया सुन रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये बदलाव कैसे हुए, और ये बदलाव कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है, मतलब बिल्कुल शून्य से शिखर तक के बदलाव हैं। जो कुछ भी नहीं था वो बहुत कुछ बन गया, सब कुछ बन गया, इतिहास का पन्ना बन गया। आखिर ये सब कैसे हुआ? क्या सच में कुछ भाग्य ने पलटा खाया, या रात में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि जब वह व्यक्ति सुबह उठा तो उसने अपने आप को बिल्कुल बदले हुए रूप में पाया? क्या कुछ ऐसा हुआ? आप पाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुआ। हम उन हुए के कारणों को अगर एक बार जान लें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब जिनके अपने सपने हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन सपनों को साकार कर सकेंगे, महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते, और बचपन से ही जो भाग्य में लिखा है वही होगा, समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, इस तरह की बातें हमारे दिमाग में, हमारे संस्कारों में घुट्टी में मिलाकर इस तरीके से भर दी गई हैं कि हमें लगता है कि हमें कुछ करने की जरूरत ही क्या है, जो लिखा है वो तो मिलेगा ही, भाग्य से अधिक कुछ मिलता नहीं है, भाग्य से कम कोई छीन नहीं सकता। तो इस तरह की बातें हमें सच पूछिए तो सफलता और उपलब्धियों की जो रियलिटी है, जो यथार्थ जो स्थितियां हैं, उनसे अलग कर देता है, और यही हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। मित्रों, आप में से बहुत से स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छी बात है, इसमें कतई कोई बुरी बात नहीं है। इसका मतलब है कि आप एक बड़ा सपना देख रहे हैं, और सपना देखने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम बड़ा सपना देखें तो भले ही बड़ा सपना पूरा न हो पाए तो छोटा तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर सपना ही छोटा होगा तो फिर बड़े सपने कभी भी पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है, तो वो मिलेगा कहां से। लेकिन मुश्किल यह है कि जब हम बड़ा सपना देखते हैं तो अपने अंदर छिपे हुए गुणों का बड़े तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो गुण छिपे हुए हैं वही इस बात का निर्धारण करेंगे कि हमारे बड़े सपने पूरे होंगे या हम छोटे सपनों तक सिमट कर रह जाएंगे, या कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि गुण तो अपने आप में है, वह तो उसी तरह से मौजूद है जैसे कि जमीन में मिट्टी की गंध। दोस्तों, हो सकता है कि अभी आपकी यहां बारिश हो चुकी हो, और आपने देखा होगा कि जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरी तो उसमें से गंध निकली, लेकिन क्या उससे पहले आपको वह गंध महसूस हो रही थी? महसूस नहीं हो रही थी। सच पूछे तो अगर कोई पूछता कि इस जमीन में गंध छिपी हुई है, सुगंध मैं कहूंगा उसे, छिपी हुई है, तो शायद हम यकीन नहीं करते। कहते कि इस मिट्टी में, खुरदरी भुरभुरी मिट्टी में कहां की गंध? गंध तो फूलों में होती है, गंध तो इत्र में होती है। लेकिन जैसे ही पानी की बूंदें पड़ी, आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि मिट्टी से सौंधी सौंधी प्यारी प्यारी उड़ती हुई गंध उड़ने लगी, जिसे सांस में भरकर हम अपने फेफड़ों में समोकर प्रकृति से सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। कितनी प्यारी होती है वह गंध। तो वो गंध थी, पहले से वो मिट्टी में थी, उसे पैदा नहीं किया गया है। हाँ, पैदा किया गया है
पानी डालकर, वह अपने आप पैदा नहीं हुआ है, उसे करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये आप आईएएस का रिजल्ट उठा करके देख लीजिए। ठीक है, आप अखबारों में पढ़ते हैं, मैगजीन्स में पढ़ते हैं, उसमें आप टॉपर्स जो शुरू के 10, 20, 50, 100 रैंक में होते हैं, उनके बायोडाटा पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि अरे इंजीनियरिंग कॉलेज की ये टॉपर रही है और ये यहाँ का टॉपर रहा है, तो दिमाग में ये बात बन जाती है कि हम चूंकि टॉपर नहीं हैं तो हमारे वश की तो बात नहीं है, शायद वहाँ टॉपरों को ही सिलेक्शन दिया जाता है। मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उन्हें नहीं जानते जो वास्तव में सेकेंड डिविजनर और थर्ड डिविजनर थे लेकिन सफल हुए हैं। मतलब यूपीएससी के बायोडाटा का डाटा उठा करके देखिए, उस डाटा में आपको मिलेगा कि 50% तो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं, नौजवान होते हैं जो सेकेंड डिविजनर और थर्ड डिविजनर हैं। फिर वो कैसे सेलेक्ट हो गए, यहां समझने की बात है, और सच पूछे तो इसी को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। मित्रों, इसको आधार बनाकर आज के इस इशू में मैं बात करूंगा गुण और चरित्र के ऊपर, थोड़ी सी बात करूंगा। देखिए, चरित्र का मतलब क्या है ना? चरित्र का सामान्य मतलब हम मॉरलिटी से लगा लेते हैं ना, कि वह धर्म का कितना पालन कर रहा है, वह नैतिकता का कितना पालन कर रहा है, और वो सही भी है। देखिए, हर समाज का अपना एक विधान होता है, अपने परंपराएं होती हैं, अपनी मान्यताएं होती हैं, और हमें उसे पालन करना होता है, तो और उसे हम सीधे सीधे चरित्र से जोड़ देते हैं। यानी कि जो पालन कर रहा है वो चरित्रवान है, और जो उसके विरुद्ध जा रहा है वो चरित्रहीन है। सामान्य तौर पर यह धारणा हमारे दिमाग में बनी हुई है और हम ऐसा मानकर भी चलते हैं। लेकिन यहां मैं जिस चरित्र की बात कर रहा हूं वह थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है। मैं यहां सामान्य चरित्र की बात कर रहा हूं। सामान्य चरित्र का मतलब मैं उसके वैज्ञानिक पक्ष को लेकर बात कर रहा हूं, या यूं कह लीजिए कि मैं उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष को लेकर बात कर रहा हूं। मैं सामाजिक पक्ष को लेकर बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए समाज में तो आपने देखा होगा कि जो हमारे लिए चरित्र की बात होती है, पता लगा दूसरे समाज में चले गए तो वो एक चरित्रहीनता की बात हो जाएगी। सभी समाज के अपने अपने मापदंड हैं, मूल्य हैं, और उसके आधार पर चरित्र का मूल्यांकन होता है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक समाज में जो श्रेय है, जो करणीय है, करने योग्य है, दूसरे समाज में पता लगा कि वो आलोचना का विषय है, वो करने योग्य नहीं है, तो फिर चरित्र क्या हुआ? यानी कि चरित्र एक तो सामाजिक पक्ष को लेकर के चलता है, हम जिस समाज के सदस्य हैं वो हमारे चरित्र का निर्धारण करता है। लेकिन दूसरा एक कॉमन प्लेटफॉर्म भी है, कॉमन, जो सबके लिए है। और मैं जब सब की बात कर रहा हूं तो उसमें केवल भारत की बात नहीं है, वो पूरी दुनिया के चरित्र की बात है। तो मैं उस चरित्र की बात कर रहा हूं, इसलिए मुझे लगा कि शुरू में ही मैं इसे स्पष्ट कर दूं, नहीं तो आपके दिमाग में फिर एक द्वंद्व होने लगेगा कि अरे ये सर क्या कह रहे हैं। राइट। अब देखिए कि इस चरित्र में जो एक शब्द है चर, शुरू का शब्द है चर। राइट। चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब होता है मित्रों चलना। एक शब्द आपने सुना होगा, बहुत पढ़ा भी होगा, कि कभी कभी आती है ये बातें, चरय वेती चरय वेती। चरय वेती चरय वेती का मतलब है चलते रहो चलते रहो, ये है चलना, चर, चरित्र। तो कहां चले? तो जो हमारे अंदर गुण हैं, प्रकृति प्रदत्त जो हमको गुण मिले हुए हैं, जब हम उन गुणों पर चलने लगते हैं, उन गुणों का पालन करने लगते हैं, तो वह हमारे चरित्र में शामिल हो जाता है, या कह लीजिए हमारा चरित्र बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि क्रोध में, चलिए एक हमने अवगुण मान लिया है, गुण और अवगुण हमने मान लिया है, तो क्रोध एक अवगुण हम मानते, इसीलिए क्रोध से छुटकारा, क्रोध नहीं करना चाहिए, इस तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं। राइट। हमने अवगुण मान लिया, जबकि सच ये है कि कोई गुण और अवगुण नहीं होता है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। क्रोध ठीक है अवगुण है, लेकिन राम ने भी क्रोध किया, कृष्ण ने भी क्रोध किया, और हम उन्हें भगवान मानते हैं। दुर्वासा मुनि तो बिल्कुल क्रोध के साक्षात अवतार ही थे, हम उन्हें मुनि ऋषि क्या मानते हैं, आप देखते हैं हमारे लिए वो कितने सम्मानित हैं। तो सवाल गुण अवगुण का नहीं है, सवाल इस बात का है कि वो किया किस समय जा रहा है। अगर क्रोध सही समय पर किया जा रहा है तो वह गुण है, लेकिन बेवजह किया जा रहा है तो वह अवगुण है। इसलिए मैं गुण अवगुण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबको गुण मानकर चल रहा हूं। यहां भी मुझे यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए। तो मित्र, हमारे अंदर गुण है, क्रोध का ही एक गुण है। राइट। अब जो लगातार बेवजह छोटी छोटी चीजों पर क्रोध करेगा तो उसका चरित्र क्या हो जाएगा? हम क्या कह देते हैं, यार ये तो बिल्कुल दुर्वासा ही बना हुआ है,
यानी कि हर समय क्रोध ही करता रहता है। परशुराम बिना मतलब के गुस्से में आ गए। आफ्टर ऑल उन्हें पराजय, जब राम ने धनुष तोड़ा था तो उन्हें फिर शर्मसार होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो क्रोध किया था वो उपयुक्त नहीं था। लेकिन राम ने भी समुद्र पर क्रोध किया। जब वो समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था भगवान श्री राम को श्रीलंका तक पहुंचने के लिए, तो उन्होंने भी अपना निकाला अग्निबाण और कहा कि मैं इस अग्निबाण से इस समुद्र को सुखाई देता हूं। तो फिर समुद्र हाथ जोड़ करके निकलता है और माफी मांगता है। तो वहां उनका क्रोध उपयुक्त था, उससे काम बन गया। गांधी जी को क्रोध आया अंग्रेजों के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे रेल के डिब्बे से निकाला गया है, तो अब मैं देखता हूं। तो उन्होंने अपने उस क्रोध का सात्विक उपयोग कर लिया। तो मित्रों, ये होते हैं गुण, और जब हम गुण पर चलने लगते हैं तो वह हमारा चरित्र बन जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर व्यक्ति के हम एक चरित्र का निर्धारण कर देते हैं। जैसे संत महात्माओं के बारे में हम कहते हैं कि ये बड़े शांत प्रवृत्ति के हैं, तो उन्होंने शांत के गुण को धारण कर लिया है ना। जो शांत का हमारे अंदर गुण है उसको धारण कर लिया। सूफियों के बारे में हम क्या कहते हैं, ये बहुत ही प्रेमी लोग हैं, तो उन्होंने जो हमारे अंदर प्रेम का तत्व है उसको धारण कर लिया। तो जब हम अपने अंदर के गुणों का इस्तेमाल करने लगते हैं, अपने अंदर के गुणों का प्रयोग करने लगते हैं, उन्हें अपने आचरण में लाने लगते हैं, तब वही गुण हमारे चरित्र बन जाता है। और मित्रों, जिस तरह का हमारा चरित्र होता है, फिर आगे के परिणाम हमें उस चरित्र के अनुकूल ही प्राप्त होते हैं, और वही चरित्र हमारा पहचान भी बनता है। चरित्र के वही तत्व जो हमने अपने गुण को प्रयोग में ला लाकर अपने अंदर कल्टीवेट किया है, या जिन गुणों की फसल हमने अपने अंदर तैयार की है, वही हमारा चरित्र बन जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं कल आपसे और बात करूंगा। समय चूंकि हो चुका है, इसीलिए अब अपने इस विषय को यहीं समाप्त कर आज के लिए इजाजत चाहूंगा।